प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर का विषय है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन इतिहास, डॉक्टर अंबेडकर का जीवन संघर्ष, उनके जीवन के बारे में, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, शैक्षणिक जीवन, राजनीतिक जीवन के बारे में। डॉक्टर अंबेडकर के जीवन इतिहास से संबंधित ये पहला पार्ट है, जिसमें हम 1891 से लेकर के लगभग 1942 तक के उनके जीवन संघर्ष का अध्ययन करेंगे। तो आइए आज इस पहले भाग में डॉक्टर अंबेडकर के जीवन संघर्ष का अध्ययन करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश की मऊ छावनी में हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर को भारत में एक महान विद्वान, कानूनविद, संविधान निर्माता, सामाजिक न्याय के प्रणेता, राजनीतिज्ञ, समाज सुधारक, सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक चिंतक एवं दलितों के मसीहा के रूप में जाना जाता है। उनका पैतृक गांव महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के मंडणगढ़ तहसील में एक छोटा सा गांव अंबावड़े। इस अंबावड़े गांव से आगे चल करके उनका नाम अंबेडकर पड़ता है। डॉक्टर अंबेडकर के पिताजी का नाम रामजी वल्द मालोजी सकपाल था। उनकी माताजी का नाम भीमाबाई था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नामकरण में पहला शब्द भीम आता है, जो उनकी माताजी के नाम से लिया गया, भीमाबाई से। दूसरा शब्द रामजी है, जो उनके पिताजी से, रामजी वल्द सकपाल। और अंबेडकर शब्द उनके पैतृक गांव अंबावड़े का ही संशोधित रूप है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में इस नाम में उनकी माता का नाम, उनके पिता का नाम, उनके गांव का नाम सम्मिलित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पारिवारिक जीवन बड़ा कष्ट में रहा। उन्हें अनेक प्रकार की दुखों का सामना करना पड़ा। भीमराव की मां उनके जन्म के 5 वर्ष बाद ही स्वर्ग सिधार गई। उनके बाद उनकी बुआ मीराबाई ने उनकी परवरिश की। भीमराव अपने 13 बहन भाइयों में सबसे छोटे थे। भीमराव के दादाजी व पिताजी ब्रिटिश भारत की फौज में नौकरी करते थे। भीमराव अंबेडकर की स्कूली शिक्षा सतारा में संपन्न हुई, महाराष्ट्र में। भीमराव के पिताजी ने सतारा के PWD दफ्तर में स्टोर कीपर की नौकरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण किया। भीमराव बचपन से ही शरारती थे और बच्चे के शरारती व्यवहार को देख करके उनके पिताजी काफ़ी परेशान रहते थे। उनके पिताजी संत कबीर के परम भगत थे। उन्होंने अपने बच्चों को भी संत कबीर की शिक्षाओं से अवगत करवाया। बच्चों पर भी संत कबीर की शिक्षाओं का गहरा प्रभाव पड़ा। एक प्रकार से डॉक्टर अंबेडकर पर उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि का दार्शनिक प्रभाव पड़ा। प्रारंभिक शिक्षा के पश्चात भीमराव को सतारा के हाई स्कूल में प्रवेश दिलाया गया। इस स्कूल में बालक भीम के साथ छुआछूत का व्यवहार किया जाता था और वो इस तरह के व्यवहार से काफ़ी परेशान रहते थे। डॉक्टर अंबेडकर को सवर्ण जाति के विद्यार्थियों के जूता स्थान पर बैठकर अध्ययन करना पड़ता था। तत्कालीन भारत की सामाजिक परिस्थितियां कुछ विकट प्रकार की थी। उन्हें सार्वजनिक नल से पानी पीने का अधिकार नहीं था। 1904 में भीमराव के पिताजी बम्बई आ गए और उन्होंने अपने बेटे को एलिफिंस्टन हाई स्कूल में प्रवेश दिलाया।
1906 में 15 वर्ष की आयु में भिखू बलिंकर की 9 वर्षीय पुत्री रमाबाई से भीमराव का विवाह हो गया। 1907 में भीमराव ने 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। भीमराव की बस्ती के सभी लोगों ने भीम के 10वीं पास करने पर अभिनंदन समारोह का आयोजन किया। इस स्वागत में केलुस्कर गुरुजी ने उन्हें मराठी में स्वरचित पुस्तक भगवान बुद्ध का आत्मचरित्र भेंट की। भीमराव अंबेडकर की उच्च शिक्षा काफी लंबे समय तक चली। 3 जनवरी 1908 को उन्हें एलिफिंस्टन कॉलेज में प्रवेश मिल गया। भीम की अंग्रेजी व फारसी में अच्छी प्रवीणता थी और इस कॉलेज में अंग्रेजी के प्रोफेसर गुलर, फारसी के प्रोफेसर कैदी ईरानी केवी ईरानी का डॉक्टर अम्बेडकर से गहरा स्नेह था। 1913 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ग्रेजुएशन पास की और बड़ौदा रियासत में नौकरी के लिए आवेदन पत्र दिया। बड़ौदा राज्य में उन्हें सेना के लेफ्टिनेंट पद पर नियुक्त कर दिया गया। पिताजी की बीमारी के कारण उन्हें नौकरी छोड़कर मिलने आना पड़ा। 2 फरवरी 1913 को रामजी सूबेदार का निधन हो गया। भीमराव के मन में अब नौकरी छोड़कर उच्च शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा जागरूक हुई। 4 जून 1913 को भीमराव ने बड़ौदा नरेश से मिलकर विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक करारनामे पर हस्ताक्षर किए। भीमराव ने उच्च शिक्षा के लिए 12 जुलाई 1913 को न्यूयॉर्क के लिए प्रस्थान हुए। वे 1913 से 1916 तक न्यूयॉर्क शहर में रहे। मुंबई के एलिफिंस्टन कॉलेज के कुंद वातावरण की तुलना में न्यूयॉर्क शहर का स्वतंत्र एवं बंधन रहित वातावरण उन्हें बहुत पसंद आया। कोलंबिया विश्वविद्यालय में वे अनेक पश्चिमी विचारकों के संपर्क में आए। 1915 में उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी विषय पर अपना शोध प्रबंध प्रस्तुत करके एमए की उपाधि प्राप्त की। 1916 में उन्होंने नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया ए हिस्टोरिकल एंड एनालिटिकल स्टडी विषय पर शोध कार्य करके कोलंबिया विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। अक्टूबर 1916 में उन्होंने विधि शास्त्र की उपाधि प्राप्त की। डॉक्टर अंबेडकर का एजुकेशन लगातार जारी रहा। बड़ौदा रियासत द्वारा छात्रवृत्ति समाप्त करने के कारण उन्हें अपने एग्रीमेंट के अनुसार 10 वर्ष तक इसमें नौकरी करनी थी। बड़ौदा नरेश सयाजी राव गायकवाड़ ने उन्हें मिलिट्री सचिव के पद पर नियुक्त किया। इतने ऊंचे पद पर कार्य करते हुए निम्न स्तर के कर्मचारियों के द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। ऊंची जातियों के कर्मचारियों के दुर्व्यवहार से तंग आकर उन्होंने बड़ौदा रियासत की नौकरी छोड़ दी और कुछ समय उन्होंने निजी शिक्षक के रूप में कार्य किया। इसके बाद नवंबर 1918 में मुंबई के सिडनहम कॉलेज में राजनीतिक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर नियुक्त हुए। इस कॉलेज में भी डॉक्टर अंबेडकर को विद्यार्थियों एवं प्राध्यापकों के जातीय दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा। डॉक्टर अंबेडकर जातीय दुर्व्यवहार से काफ़ी खिन्न थे, लेकिन उनका सामाजिक न्याय का आंदोलन संघर्ष लगातार जारी रहा। डॉक्टर अंबेडकर ने कोल्हापुर के महाराजा छत्रपति साहूजी महाराज से संपर्क किया। उन्होंने विधि एवं अर्थशास्त्र में अध्ययन को पूरा करने के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त की। जुलाई 1920 में वे अध्ययन के लिए लंदन पहुंचे। उन्होंने लंदन संग्रहालय में दिन रात बैठकर गहन अध्ययन किया। 1921 में उन्होंने प्रोविंशियल डिसिविलाइजेशन ऑफ इंपीरियल
फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया नामक विषय पर एमएससी की उपाधि प्राप्त की। अक्टूबर 1922 में उन्होंने द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, रुपये की समस्या नामक शोध पर डीएससी की उपाधि प्राप्त की। डॉक्टर अंबेडकर ने जुलाई 1923 में अपनी आजीविका चलाने के लिए वकालत आरंभ की। उन्होंने मुंबई उच्च न्यायालय में कुछ समय कार्य किया। 20 जुलाई 1924 को डॉक्टर अंबेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया। कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर को बनाया और समाज में फैल रहे अन्याय और अत्याचारों का सामना करने के लिए इसको एक सामाजिक आंदोलन के रूप में लिया गया। डॉक्टर अंबेडकर ने सार्वजनिक जल उपलब्ध करवाने के लिए नदी, कुएं, तालाब इत्यादि पर दलितों के अधिकारों के लिए महाड़ सत्याग्रह आरंभ किया। महाड़ की नगरपालिका एक प्रस्ताव पास कर चुकी थी कि यह तालाब सार्वजनिक है और इसका पानी स्पर्शों समेत सभी जन उपयोग में लाने के लिए मुक्त है। डॉक्टर अंबेडकर ने इस निर्णय को व्यावहारिक रूप से लागू करवाने के लिए 19 मार्च 1927 को विशाल दलित जनसमूह का नेतृत्व किया और सार्वजनिक तालाब से जल ग्रहण करने के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया। डॉक्टर अंबेडकर ने महाड़ सम्मेलन के परिचायक भाषण में 3 प्रमुख बातों को अपने दलित समाज से अनुकरण करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मरे जीवों का मांसाहार बंद करो। दूसरा, उन्होंने नियम बताया कि झूठे भोजन को कभी स्वीकार मत करो। तीसरा, उन्होंने आह्वान किया कि ऊंच नीच की भावना मन से निकालकर उच्चतर वर्ग का रहन सहन अपनाओ। डॉक्टर अंबेडकर ने दलित समाज के लिए ये 3 नियम अपनाने पर बल दिया ताकि उनको सामाजिक न्याय प्राप्त हो सके। लगभग 5000 लोगों ने महाड़ के सार्वजनिक तालाब का जल पीकर नगर पालिका द्वारा पास किए गए प्रस्ताव को व्यवहार में लागू किया। डॉक्टर अंबेडकर का सार्वजनिक जल ग्रहण करने का संघर्ष लगातार जारी रहा और इसी दौरान सवर्ण जाति के लोगों ने इस तरह का दुस्साहस दे करके वो पूरी तरह से असहनीय हो गए। इस घटना की प्रतिक्रिया फलस्वरूप सवर्ण लोगों ने दलितों को अपने गुस्से का शिकार बनाया। डॉक्टर अंबेडकर ने घायल हुए दलितों का अस्पताल में इलाज करवाया और इस प्रकार दलितों को सामाजिक क्षेत्र में क्रांति का शुभारंभ किया। डॉक्टर अंबेडकर ने सामाजिक न्याय के आंदोलन को जारी रखते हुए राम मंदिर में प्रवेश के प्रयास लगातार जारी रखे। डॉक्टर अंबेडकर ने महाराष्ट्र के नासिक में मंदिर प्रवेश के लिए 2 मार्च 1930 को सत्याग्रह शुरू किया। लगभग 15,000 सत्यार्थियों ने राम मंदिर प्रवेश के लिए 1 मील लंबा पैदल जुलूस निकाला, लेकिन मंदिर प्रवेश से पहले ही उनके दरवाजे बंद कर दिए। 9 अप्रैल को रामनवमी के दिन श्री रामचंद्र जी की यात्रा निकालने के लिए रस्म के दौरान सनातनी लोगों ने दलितों पर पथराव कर दिया। डॉक्टर अंबेडकर ने स्वयं अपनी देखरेख में घायल दलित सत्याग्रहियों का इलाज करवाया। इस मंदिर प्रवेश आंदोलन के कारण दलित लोगों को गांव-गांव में बहिष्कार एवं अत्याचारों का सामना करना पड़ा, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से अडिग थे और उनका आंदोलन जो है लगातार जारी रहा। दलितों को, पिछड़ों को राजनीतिक अधिकार उपलब्ध करवाने के लिए उन्होंने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। डॉक्टर अंबेडकर को पहले गोलमेज सम्मेलन में दलितों के प्रतिनिधि के रूप में मनोनीत किया गया। इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए 4 अक्टूबर 1930 को वायसराय ऑफ इंडिया जहाज द्वारा उन्होंने मुंबई से प्रस्थान किया। 18 अक्टूबर 1930 को वो डॉक्टर अंबेडकर लंदन में पहुंचे। वहां उन्होंने हिंदुस्तानी सेना के सेनापति सर फिलिप चैटवुड और मजदूर दल के नेता मिस्टर लांसबेरी के सामने दलितों के राजनीतिक अधिकारों की मांग रखी।
डॉक्टर अंबेडकर ने 31 दिसंबर 1930 को अल्पसंख्यकों की समिति के सामने दिए अपने भाषण में कहा, अस्पृश्यों को स्वतंत्र मतदार संघ और नॉमिनेशन पद्धति स्वीकार नहीं है, परंतु वैश्य मताधिकार यदि मिलता है तो हमें संयुक्त मतदार संघ मान्य है। यदि यह हक हमें न मिल रहा हो तो फिर हमें आरक्षित स्थान मिलने चाहिए। 22 फरवरी 1931 को लंदन से वापस मुंबई पहुंचने पर उन्होंने पत्रकारों से कहा, यह गोलमेज परिषद मतदान का मर्यादित अधिकार जो हमें पसंद नहीं है। उन्होंने कहा कि हर वयस्क व्यक्ति को मताधिकार होना चाहिए। उन्होंने आह्वान किया कि जब तक अस्पृश्यों का प्रश्न हल नहीं होता तब तक राज्य के शासन का हस्तांतरण नहीं होगा। डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों पिछड़ों के राजनीतिक अधिकारों के लिए आंदोलन लगातार जारी रखा। 29 अगस्त 1931 को डॉक्टर अंबेडकर ने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए लंदन का प्रस्थान किया। इस सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कहा कि कांग्रेस देश के हिंदू, मुसलमान, अस्पृश्य, रियासतों की प्रजा आदि सब का प्रतिनिधित्व करती है और वे देश का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने महात्मा गांधी की नीति को भांपकर कहा कि इन रियासत वालों की मांगे हम मंजूर नहीं करेंगे। इन रियासतों के हुक्मरानों को यह गारंटी देनी होगी कि वे सर्वसाधारण जनता का पूरा न्याय देंगे। साथ ही रियासतों में चुनाव द्वारा जनता के प्रतिनिधियों को स्थान देना चाहिए। नामजद करने का तरीका एक जिम्मेदार सरकार के वसूलों के विरुद्ध है। डॉक्टर अंबेडकर ने इंग्लैंड के प्रधानमंत्री को पत्र के द्वारा संकेत दिया कि रियासतों और संस्थाओं के प्रतिनिधि चुने हुए होने चाहिए। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में भी डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों और पिछड़ों के राजनीतिक अधिकारों की मांगों को लगातार जारी रखा। कई भारतीय ब्रिटिश राजनेताओं ने आग्रह किया कि डॉक्टर अंबेडकर अपने इस पत्र को वापस ले, लेकिन अंबेडकर ने इस आग्रह को स्वीकार नहीं किया। डॉक्टर अंबेडकर ने वैश्य मताधिकार की प्राप्ति के लिए इस सम्मेलन में कड़ा संघर्ष करना पड़ा। महात्मा गांधी के दृष्टिकोण से नाराज होकर उन्होंने कहा, गांधी जी कांग्रेस या किसी भी प्रतिनिधित्व क्यों न करते हो, कांग्रेस या किसी का भी प्रतिनिधित्व क्यों न करते हो, उनके द्वारा किया गया कोई भी समझौता हमें अर्थात अस्पृश्यों को स्वीकार नहीं होगा। हमारे हिस्से का कोई भाग किसी को नहीं दिया जा सकता। हम किसी समझौते के बंधन में नहीं आएंगे। डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों की मांगों के लिए 17 अगस्त 1932 को वो इंग्लैंड से वापस मुंबई पहुंचे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने डॉक्टर अंबेडकर के विचारों पर कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की। ब्रिटिश सरकार द्वारा दलितों के कम्युनल अवार्ड दिए जाने का कड़ा विरोध किया गया। उन्होंने कहा कि अस्पृश्यों को स्वतंत्र मताधिकार संघ दिया गया तो हिंदू समाज विभाजित होगा। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने फैसला वापस नहीं लिया तो वे आमरण अनशन करेंगे। महात्मा गांधी पूरी तरह से इस फैसले के विरुद्ध थे। गांधी जी ने इस फैसले से हिंदू समाज के नेताओं से डॉक्टर अंबेडकर के विरुद्ध रोष फैल गया। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि अस्पृश्य समाज के अधिकारों में कमी करने के लिए मैं अपनी रजामंदी हरगिज नहीं दूंगा। हिंदू नेताओं द्वारा डॉक्टर अंबेडकर को देशद्रोही और अंग्रेजों का एजेंट तक कहा गया, लेकिन दलितों पिछड़ों के लिए उन्होंने न्याय का जो आंदोलन है वो लगातार जारी रखा। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि मैं अपने अस्पृश्य बांधवों के न्यायपूर्ण व नियमानुसार मिले अधिकारों को जो सनद के मुताबिक मिले उनके साथ धोखा नहीं करूँगा। मैं उनका हनन नहीं होने दूंगा। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि आप मुझे भले ही नज़दीक की बस्ती के खंभे पर फांसी दे दे, मगर मैं अपने निश्चय से डिग नहीं सकता। महात्मा गांधी ने आमरण अनशन
को शुरू किया और आमरण अनशन को लेकर के देश के बड़े नेता पूरी तरह से चिंतित हो गए। डॉक्टर अंबेडकर पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा था कि महात्मा गांधी को कुछ होता है तो उसके लिए डॉक्टर अंबेडकर जिम्मेदार होंगे। इसके लिए महात्मा गांधी व डॉक्टर अंबेडकर को समझौते के लिए कुछ देश के प्रमुख नेताओं द्वारा एक एग्रीमेंट तैयार किया गया। चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य ने डॉक्टर अंबेडकर की शर्तों को महात्मा गांधी से मनवा लिया। 24 दिसंबर 1932 को दोनों पक्षों में समझौता हो गया, जिसे दलितों की तरफ से डॉक्टर अंबेडकर ने व हिंदुओं की तरफ से मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर की। पुणे समझौते से अस्पृश्यों को 71 की बजाय 148 स्थान मिले और उन्हें अपनी जनसंख्या से अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हो गया, लेकिन उन्हें प्रतिनिधि स्वयं चुनने जैसे अधिकारों से वंचित होना पड़ा। डॉक्टर अंबेडकर का सोशल जस्टिस का मूवमेंट जो है वो लगातार जारी रहा और इसी दौरान जो है डॉक्टर अंबेडकर ने श्रमिक हितों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 1937 में इंडिपेंडेंट पार्टी का गठन किया। 15 अगस्त को इस पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया गया। इस घोषणा पत्र में पार्टी के कार्यक्रम और सिद्धांतों पर मुख्य तौर पर प्रकाश डाला गया। इन सिद्धांतों में कहा गया कि पुराने कारोबारों को गति प्रदान करना, नए धंधों को शुरू करना, पदाधिकारियों का शोषण से संरक्षण करना, श्रमिकों की भलाई के लिए कानून बनाना, भूमिहीनों को भूमि दिलवाना, समाज सुधारकों को सहायता पहुँचाना, देहातों में आरोग्य एवं निवासों के लिए योजनाएं बनाना। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि कांग्रेस ने कभी मजदूरों, अस्पृश्यों और किसानों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस संस्था शोषण करने वालों और शोषित समाज का मिला जुला संगठन है। यह संस्था राष्ट्र के नव निर्माण की दृष्टि से उपयोगी नहीं है। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी जनता को लोकतंत्र का तंत्र समझेगी और प्रजातंत्र की प्रणाली का प्रशिक्षण देगी। डॉक्टर अंबेडकर ने इस पार्टी के उद्देश्यों और महत्व पर प्रकाश डाला। डॉक्टर अंबेडकर ने मजदूर हितों के पक्ष में अपना आंदोलन जारी रखा। उन्होंने मजदूरों के हितों के लिए अनेक प्रकार की कानूनी लड़ाई लड़ी। सितंबर 1938 में बम्बई विधानसभा में औद्योगिक विवाद बिल पेश किया गया। इस बिल में कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में मजदूरों की हड़ताल को गैर कानूनी माना गया। डॉक्टर अंबेडकर ने इस बिल का कड़ा विरोध करते हुए कहा, अगर स्वतंत्रता एक पवित्र अधिकार है तो मजदूरों को हड़ताल करने का अधिकार भी उतना ही पवित्र है। यह बिल मजदूरों की नागरिक स्वतंत्रता का गला घोटने वाला हुआ। मजदूरों के हितों के विरुद्ध 1938 में पास किए गए बम्बई विधानसभा द्वारा इस बिल का डॉक्टर अंबेडकर ने कड़ा विरोध किया। 7 नवंबर 1938 को मिल मजदूर यूनियन स्वतंत्र मजदूर पार्टी द्वारा इस बिल के विरोध में हड़ताल की गई। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि जब तक मजदूरों के हाथ में हुकूमत नहीं आती तब तक उनके सवाल भी नहीं सुलझाए जा सकते। उन्होंने सारे मजदूर संगठनों को यह सबक सिखाया कि समय पड़ने पर सारे मजदूर मतभेद बुलाकर संगठित होकर संघर्ष करें। इसलिए मजदूरों को अपने हितों के पक्ष में आवाज़ उठाने के लिए उन्होंने मजदूरों का आह्वान जारी रखा। डॉक्टर अंबेडकर ने पाकिस्तान की समस्या पर भी अपने विचार रखे। 1940 में उन्होंने अपने ग्रंथ थॉट्स ऑन पाकिस्तान में पाकिस्तान पर विश्लेषण किया। इस ग्रंथ में उन्होंने कहा कि भारत के हिंदुओं का शांति से जीने के लिए भारत को हिंदुस्तान व पाकिस्तान में विभाजित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को मन में डर नहीं रखना चाहिए कि पड़ोस के मुस्लिम राष्ट्र हम पर धावा बोल देंगे, क्योंकि वर्तमान युद्ध तंत्र के कारण देश की भौगोलिक सीमा का आज की दुनिया में कोई महत्व नहीं है। सुरक्षित सीमा की हिफाजत के लिहाज से ज़्यादा अहम है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बनने से पहले पाकिस्तानी हिस्सों के हिंदू और हिंदुस्तान के मुसलमानों की अदली बदली होनी चाहिए। उन्होंने तुर्किस्तान, मिस्र इत्यादि देशों का उदाहरण देते हुए कहा कि मुसलमानों को पाकिस्तान बनने देना हिंदुओं के लिए हितकर है।
डॉक्टर अंबेडकर ने अखिल भारतीय दलित फेडरेशन का भी नेतृत्व किया। 2 जुलाई 1942 को लॉर्ड लिंथिगो ने डॉक्टर अंबेडकर को वायसराय की काउंसिल में सदस्य नियुक्त किया। 19-20 जुलाई 1942 को नागपुर में अखिल भारतीय दलित फेडरेशन का अधिवेशन हुआ। अस्पृश्य समाज के लिए स्वतंत्र बस्तियां और शिक्षण संस्थाएं बनाने के लिए निधि की समुचित व्यवस्था, सरकारी नौकरियों, विधि विभाग, पुलिस विभाग आदि क्षेत्रों में निश्चित अनुपात में सुरक्षित स्थान इत्यादि मांगों को इस अधिवेशन में रखा गया। इस अधिवेशन में डॉक्टर अंबेडकर ने अस्पृश्यों को अपनी स्थिति सुधारने के लिए त्रिसूत्रीय संदेश दिया। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। श्रम मंत्री के पद पर रहते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने लॉर्ड लिंथिगो को 72 पेज का एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया, जिसमें मुख्य मांगे रखी गई कि आईसीएस की नौकरी में अस्पृश्यों का एक निश्चित अनुपात होना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ने कृषि मंत्रिमंडल मिशन में भी अपनी आवाज़ उठाई। ब्रिटिश सरकार ने अप्रैल 1946 में भारत की स्वतंत्रता के लिए सर स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में 3 सदस्यीय मंत्रिमंडल भारत भेजा। 5 मार्च 1946 को ब्रिटिश मंत्रिमंडल समूह से आग्रह किया गया कि अस्पृश्यों को अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करने के लिए स्वतंत्र मतदार संघ, स्वतंत्र आवासीय बस्ती की आवश्यकता, केंद्रीय व प्रांतीय विधानसभाओं में यथेष्ट प्रतिनिधित्व, सरकारी सेवाओं में सेवा योजनाओं, कार्यालयों में सुरक्षित स्थान, दलित विद्यार्थियों को यथोचित आर्थिक अनुदान, राष्ट्र के संविधान में उनका समावेश हो, ये मांगे डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा रखी गई। एक भारतीय सदस्य ने दक्षिण अफ्रीका की नाकेबंदी करने के लिए उस समय प्रस्ताव पेश किया। सभी यूरोपियन सदस्यों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने क्रोध के मारे मेज पर हाथ पटकते हुए कहा कि यह भारतीय लोगों के स्वाभिमान का प्रश्न है। अंबेडकर की मध्यस्थता के कारण यह बिल स्वीकार नहीं किया। डॉक्टर अंबेडकर ने राष्ट्र के हितों को हमेशा सुरक्षित रखा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की आवाज़ को बुलंद रखा। डॉक्टर अंबेडकर के जीवन संघर्ष से संबंधित यह उनका वीडियो लेक्चर का पहला भाग है। दूसरे भाग में आप डॉक्टर अंबेडकर के 1942 से लेकर के 1956 तक के जीवन संघर्षों को जान पाएंगे। तो डॉक्टर अंबेडकर के जीवन इतिहास से संबंधित वीडियो लेक्चर का यह पहला भाग आपको कैसे लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। धन्यवाद।